डीपीएम प्रतापगढ़ कनेक्टेड है क्या? जी सर, एडीपीएम सर। आपके यहाँ कितनी ग्राम पंचायतें हैं? 1148 सर। 1148। जी जी सर। और पार्टिसिपेशन देखिए कितना कम है। सर बोले हैं सर, बोल रहे हैं सर, बढ़ रहा है सर, धीरे धीरे बढ़ रहा है सर। मैसेज ग्रुप में भी किए हैं सर, अभी फिर दोबारा बोले सर बढ़ रहा है सर। धीरे धीरे कब तक बढ़ेगा? अब सर कल सुबह भी मतलब कल शाम में डाले थे मैसेज सर, सुबह भी डाले थे सर। और सर अभी कर रहे हैं सर, हो रहा है सर, इंक्रीज हो जाएगा आपके सर। जनपद में विद्वान लोग ज्यादा हैं, सीखने की ललक कम है, या जानकारी का अभाव है, या इस ट्रेनिंग को इन्होंने बेकार पहले से ही मान लिया है, या फिर सूचना का अभाव है? क्या है सूचना का कारण? अभाव या तो फिर हमने तो। सूचना नहीं चाहते हैं? क्या है कारण? क्या आपको समझ में आता है? आप तो अब उसी सर हमने तो सर कल भी शाम को मैसेज ड्रॉप किया था, सब लिखा था, आज सुबह तो आपने दो दो बता बार। दिया। ये कारण, जी। कोई एक कारण होगा ना, या तो सभी विद्वान होंगे, उनको कोई सीखने की जरूरत नहीं होगी, या फिर उस ट्रेनिंग को इन्होंने बहुत कैजुअल अप्रोच में लिया होगा, या फिर उनको जानकारी या सूचना नहीं होगी, या फिर मतलब वो उनको लगता होगा कि यूं ही फालतू हमारा समय वेस्ट हो गया। क्या कारण है? नहीं सर, हो सकता है मे भी इलेक्शन में कुछ लोग बिजी हो सर, इलेक्शन वाले में कोई इलेक्शन में ड्यूटी भाई उटी। अभी अभी तो किसी की कोई ड्यूटी भी नहीं लगी होगी। ट्रेनिंग उनिंग वैसा ऐसा चल रहा होगा सर, मे भी से ज्यादा जानकारी नहीं, फिर भी उन्होंने बात किया सर। क्या इलेक्शन में कोई, मैं इलेक्शन कई करवाया हूँ ना। मैं कई लोकसभा कई विधानसभा करवाया हूँ। मुझे पता अभी कोई इलेक्शन की ड्यूटी लगी ही नहीं होगी। सचिव ज्यादा डीपीआरओ कार्यालय लगा होगा। मैं मानता हूँ डीपीआरओ को रोल दिया जाता है उनका कार्यालय, और कुछ सफाई कर्मी लगे होंगे, बाकी कोई नहीं लगा होता है। एडीओ आपके लगे होंगे, कहीं स्टेटिक मजिस्ट्रेट बने होंगे, बट अभी जी। सेक्रेटरी और पंचायत सहायक की तो कोई ड्यूटी नहीं लगी होगी। आप बताइए। नहीं तो पंचायत सहायक की नहीं लगी है सर। और सचिव की भी नहीं लगी होगी, सचिव को कोई रोल नहीं दिया गया होगा अभी। अभी कोई ऐसा इफेक्टिव अभी हो ही नहीं रहा है, हम आपको बता रहे हैं। अभी ट्रेनिंग भी नहीं चल रही होगी। तो ये तो बड़ा मतलब, इस ट्रेनिंग को क्या कैंसिल कर दें? नहीं सर, अब जुड़े तो हैं सर, जैसा कहिए सर, जुड़े तो हैं सर, कुछ लोग अब मैसेज ड्रॉप किए हैं सर, बात डीपीआरओ भी। साहब कौन है आपके? डीपीआरओ साहब तो कौशाम्बी से आए हैं, तेज डीपीआरओ में से उनकी गिनती होती है क्यों? आलोक सिन्हा सर, सर इलाहाबाद से हैं सर। अरे सॉरी, आलोक आलोक सिन्हा जी हैं। जी सर। सॉरी सॉरी, पहले वाले आपके कौशाम्बी चले गए थे, वो मैं थोड़ा जी जी। आलोक सिन्हा तो बड़े सीजन अफसर है, बहुत हमारे बहुत अच्छे जानने वाले हैं। जी सर। वो है क्या आए तो ऑफिस सर में? जो ऑफिस में नहीं है सर, मे भी हाई कोर्ट पता चला कि गए हैं सर। अच्छा। सर नमस्ते, डीपीएम प्रतापगढ़ बोल रहा हूँ सर। हाँ बताइए भाई, आप डीपीएम सर साहब। जो है सबको सूचित किया गया, सबको ग्रुप में मैसेज डाला गया, दोबारा सबको फोन करवाया हूँ, और सभी एडीओ पंचायत को और सभी ऑपरेटर को कि सबको तत्काल जोड़ें। कल सुबह भी मैसेज किया गया था, सबको शाम में भी किया गया था, सभी ग्रुप पे किया गया था सर। 15% भी तो नहीं जुड़े हैं आप पे भी। 113 में तीन नहीं सर, चार बोल रहे हैं बढ़ रहे हैं अब तक। लोग जुड़े हैं। आपके जो 117 जो दिख रहा है ना, इसमें 5 तो हमारे ही जुड़े हैं। 15%, जी 12% भी तो नहीं जुड़े हैं। ऐसी ट्रेनिंग का कोई फायदा मुझे नहीं दिखता। और आपके यहाँ की हमें लगता है सबसे जनपद की सबसे वर्स्ट आपका जनपद है। पार्टिसिपेशन के मामले में अभी तक हम लोग ने 50 से 55 जनपद तो निपटा दिए होंगे। एक जगह प्रॉब्लम आई थी, लेकिन वहाँ टेक्निकल इशू हमारी तरफ से ही था। वो बाद में हम लोग ने, नहीं सर, बढ़ रहे हैं लोग, बढ़ रहे हैं सर। हम लोग 5 मिनट में होगा नहीं, हम डायरेक्टर साहब को रिपोर्ट करेंगे, फिर यहाँ से जो है अनावश्यक रूप से वो सब चीजें होंगी जो मैं नहीं चाहता हूँ। आप देखिए, अपने ग्रुप में दोबारा मैसेज करिए, क्योंकि बार बार वो चीज रिपीट पे रख पाएंगे। हाँ, क्या करना है, यदि आपका मानदेय टाइमली नहीं मिल रहा है, आप काम कर रहे हैं, अपने कार्यस्थल पर जा रहे हैं, पूरी कर्तव्य निष्ठा के साथ मतलब अपने पदेन दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं, उसके बावजूद अगर आपका मानदेय वगैरह में शिथिलता बढ़ती जा रही है, तो वो आप अपना वो मेंशन कर दें चैट बॉक्स में। या फिर ग्राम सचिवालय, जिसको लेकर शासन बहुत संजीदा है। शासन ने लगभग 2 वर्ष पूर्व जो है शासनादेश एक कर रखा है, जिसमें विस्तृत दिशा निर्देश दिए हैं कि ग्राम सचिवालय में जन सेवाओं को G2C सर्विसेज देने के लिए
क्या क्या चीजें जरूरी होनी चाहिए, उसका पूरा स्पेसिफिकेशन उन्होंने दे रखा है कि क्या कंप्यूटर के बारे में, स्कैनर, प्रिंटर, ठीक है, इंटरनेट कनेक्टिविटी हो वहां पर, है ना, प्रॉपर, चाहे तो वाईफाई के माध्यम से, चाहे डोंगल के माध्यम से, या किसी भी माध्यम से वहां पर इंटरनेट कनेक्शन की सुविधा होनी चाहिए। इसके साथ ही वहां पर बिजली की निर्बाध आपूर्ति हो, ये सारी व्यवस्थाएं वहां करने की बात है। वहां एक प्रॉपर टॉयलेट तो होना ही चाहिए, क्योंकि ग्राम सचिवालय है, पब्लिक प्लेस है, मतलब एक पब्लिक ऑफिस है, तो वहां पर एक टॉयलेट की, पानी पीने की, ये सब अच्छी व्यवस्था वहां पर होनी चाहिए। तो ये भी आपको इंश्योर करना था। और साथ ही ओएसआर का खाता खोलने की बात थी। ओएसआर का अगर अभी भी खाता नहीं खुला है तो वो भी आप मेंशन कर सकते हैं चैट बॉक्स में। और अगर ओएसआर का खाता खोला है और वो, मतलब उसको वॉलेट रिचार्ज नहीं किया जा रहा है, तो वॉलेट रिचार्ज करना, मतलब प्रिंटर तो है परंतु कार्ट्रिज ही नहीं है। तो ये सब भी आप मेंशन कर दें, क्योंकि अगर ये व्यवस्थाएं नहीं होंगी तो कभी सचिवालय सुदृढ़ हो और वहां पंचायत सहायकों के माध्यम से जन सेवाएं जन सामान्य को त्वरित गति से उपलब्ध हो सके, वो चीज नहीं हो पाएगी। तो ये, और जितने सचिव जुड़े हुए हैं, आप इसको बहुत ध्यान पूर्वक सुन लीजिए। जितनी चीजें मैंने बताई है, शासन ने आपको मैन पावर दिया है, आपको अब मतलब थोड़ा सुविधा दी है कि एक एडिशनल हैंड आपको उपलब्ध हो जाए। फिर भी अगर आप काम कर रहे हैं और आप उनको मानदेय नहीं दे रहे हैं, तो आप, मतलब ये फिर जवाबदेही कहीं ना कहीं तय होगी। यदि कोई काम नहीं कर रहा है, बिना सूचना के बहुत समय से फरार है, किसी अपराध में निरुद्ध है, कहीं और नौकरी पा गया है, और आपके पास मतलब ये साक्ष्य है, या किसी ने रिजाइन कर दिया, तो आप दूसरा प्रोसेस शुरू करिए, उनको हटाइए, उनको जो है, और मतलब बराबर नोटिस दीजिए और उनको सेवा से पृथक करके नया चयन करिए। परंतु किसी ने कोई काम कर रहा है तो उसको आप नाहक परेशान नहीं करेंगे। आप उनके कंट्रोलिंग अफसर हैं, परंतु आप ये समझने की भूल नहीं करिए कि मतलब आप के वो कृपा पात्र हैं, है ना। अगर वो काम कर रहे हैं तो फिर अगर आपने उनको मानदेय नहीं दिया है तो फिर हम पूछेंगे आपने कितनी नोटिस दी, या आपने अभी तक उनको क्यों नहीं बाहर का रास्ता दिखाया। तो जो काम कर रहा है उसको किसी भी रूप से कहीं प्रताड़ित न किया जाए, ये आपकी जिम्मेदारी है। साथ ही ग्राम सचिवालय में जितनी चीजें हमने बताई हैं, ये सब सुनिश्चित करना, ये केवल और केवल आपकी जिम्मेदारी है। तो अगर ये चीजें नहीं हो रही हैं तो उसके लिए कहीं ना कहीं आपको अपना इंट्रोस्पेक्शन करने की जरूरत है, आपको आत्मविश्लेषण करने की जरूरत है, अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत है कि ये क्यों नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि जब रिव्यू होगा और ये सब चीजें निकल के आएंगी, या मान लीजिए कहीं कोई अचानक कोई दौरा हो गया, तो फिर अगर ये चीजें जिनका शासनादेश 2 साल पहले हुआ है, अगर वो व्यवस्थाएं आपकी ग्राम सचिवालय में नहीं मिलेंगी तो फिर जवाबदेही तय हुई है। खैर, जितना मुझे कहना था मैंने कह दिया। हमारे साथ डॉक्टर आकांक्षा जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर आकांक्षा आपको सीआरएस पोर्टल की जानकारी देंगी। नाउ ओवर टू यू डॉक्टर आकांक्षा। डॉक्टर आकांक्षा। थैंक यू मनीष जी, ओके। थैंक यू मनीष जी। आवाज आ रही है मेरी? जी जी, आ रही है। अच्छा, ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर भी कर देती हूँ। आई थिंक आज कम लोग हैं, काफी 200 भी नहीं हुए। अब सीआरएस पोर्टल से संबंधित जानकारी शेयर करेंगे, और साथ में जो भी नया रिवैम्पिंग हो रही है पोर्टल की, उसमें भी काफी सारे बदलाव किए जा रहे हैं। फीस से लेके प्रोसेस में, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में काफी सारे चेंजेस होंगे, तो उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। जन्म मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 एक्ट है, जो कि 1970 में लागू हुआ था, और उसके बाद जो भी पंजीकरण की प्रक्रिया है, वो अलग अलग रजिस्ट्रार्स के माध्यम से अलग अलग पोर्टल से की जाती थी। यूनिफॉर्मिटी नहीं थी, काफी सारे पोर्टल इस्तेमाल हो रहे थे, या फिर हाथ से बने हुए भी सर्टिफिकेट भी जारी होते थे। तो 2019 में एक जियो जारी हुआ था जनवरी में, जिसके बाद सीआरएस पोर्टल को ही
एक मान्य पोर्टल के रूप में माना जाता था, और उसी पोर्टल के माध्यम से रजिस्ट्रेशन किया जाना मान्य हो गया। तो बहुत सारे बदलाव भी किए गए, रजिस्ट्रार्स को ट्रेनिंग दी गई, और जो पंजीकरण कौन कौन से पंजीकरण कर सकते हैं पोर्टल के माध्यम से, उसमें एक महत्वपूर्ण है कि जन्म पंजीकरण कर सकते हैं, मृत्यु पंजीकरण कर सकते हैं, और एक मृत जन्म पंजीकरण भी कर सकते हैं, जो कि दोनों जन्म और मृत्यु पंजीकरण से थोड़ा अलग है। अगर कोई बच्चा मृत पैदा हुआ है 28 वीक की प्रेगनेंसी के बाद, तो उस केस में उस बच्चे का मृत जन्म पंजीकरण किया जाता है। ठीक है, तो मृत जन्म पंजीकरण के लिए फॉर्म भी अलग है और उसकी प्रक्रिया अलग है। बेनिफिशियरी हो सकता है इसके लिए अप्लाई नहीं करे, बट आप रजिस्ट्रार की इन्फॉर्मेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो पंजीकृत करें, क्योंकि वो जो पंजीकरण करने के लिए रजिस्ट्रार बनाए गए हैं, उनको किसी योजना के तहत ये नहीं किया गया है कि इस योजना में बेनिफिट मिलेगा बेनिफिशियरी को, इसीलिए रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन उनको सभी जन्म और मृत्यु पंजीकरण करना है। कोई भी नहीं होना चाहिए जिसको कि वो पंजीकृत नहीं करे। ठीक है, 100% रजिस्ट्रेशन होना चाहिए सभी तरह के इवेंट्स का। सामाजिक योजनाओं में लाभ लेने के लिए आयु का प्रमाण पत्र होता है, और विद्यालय में प्रवेश करने के आधार बनने के लिए, या ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट बनाने के लिए। योजनाओं से जोड़ा इसलिए गया है ताकि पंजीकरण करने के लिए बेनिफिशियरी अवेयर रहें, और रजिस्ट्रार को तो सभी का करना है, रिगार्डलेस की कोई उसको बेनिफिट मिलने वाला है बेनिफिशियरी को या नहीं। मृत्यु प्रमाण पत्र, पेंशन, परिवार की पेंशन, सरकारी योजनाओं में लाभ के लिए, एंड पैतृक संपत्ति बीमा राशि का लाभ लेने के लिए। फिर पंजीकरण करने के लिए जो रजिस्ट्रार्स हैं, रजिस्ट्रार्स मेन आपके मुख्य रजिस्ट्रार महानिदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य हैं, और उसके अलावा अपर मुख्य रजिस्ट्रार निर्देशक पंचायती राज है ग्रामीण क्षेत्र के लिए। फिर जिला रजिस्ट्रार जिलाधिकारी है, और अपर जिला रजिस्ट्रार जिला पंचायती राज अधिकारी ग्रामीण क्षेत्र के लिए है। फिर स्थानीय स्तर पे ग्रामीण क्षेत्र के लिए पंचायत सचिव हैं जो कि रजिस्ट्रेशन करते हैं। तो जो आपके जिला और इसमें राज्य स्तर पे रजिस्ट्रार्स हैं, वो उनका काम जियो जारी करना है, ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज कराना है, मॉनिटरिंग करना है। बाकी रजिस्ट्रेशन करने की अथॉरिटी पंचायत सचिव यानी कि जो लोकल रजिस्ट्रार है उनकी होती है, और जो सर्टिफिकेट जारी होते हैं वो भी उन्हीं के साइन से होते हैं। तो रजिस्ट्रार का साइन होना जरूरी है किसी भी सर्टिफिकेट पे जो भी जारी हो रहा है। ये सहायक जो हैं, जो भी अभी नेक्स्ट स्लाइड आपको दिख रही है, वो अभी वो बनाए गए हैं। जो भी सहायक है वो सूचक बनाए गए हैं। ये जो स्लाइड दिख रही है इसमें एएनएम, आशा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सफाई कर्मचारी, प्राइवेट हॉस्पिटल के प्रभारी, आपके प्रधान और पुलिस चौकी के प्रभारी, ये सभी इन्फॉर्मेंट्स हैं, और सहायक को भी इन्फॉर्मेंट बनाया गया। तो इन्फॉर्मेंट का काम होता है कि इन्फॉर्मेशन को सचिव तक पहुंचाएं ताकि रजिस्ट्रेशन प्रॉपरली हो सके। बट रजिस्ट्रेशन का जो सर्टिफिकेट है उस पे साइन सहायक का नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि वो इन्फॉर्मेंट है। सचिव की का जो डेजिग्नेशन है वो रजिस्ट्रार का है, रजिस्ट्रार का ही साइन होता है कोई भी सर्टिफिकेट पे। ग्राम पंचायत के अंदर अगर कोई रजिस्ट्रार, उनके एमओसी जो है वो रजिस्ट्रार है। तो सिर्फ ग्राम पंचायत के अंदर होने वाली घर में हुई जन्म मृत्यु की घटना, सब सेंटर अगर आपका उनके पास आईडी नहीं है या पीएचसी से अटैच नहीं है, तो वो प्राइवेट हॉस्पिटल जो सीएमओ रजिस्टर्ड है, या सीएमओ रजिस्टर्ड नहीं भी है तो भी जो सीएमओ रजिस्टर्ड नहीं, उस केस में बस अंतर ये है कि वो घर में होने वाली जन्म मृत्यु की घटना के समान आनी जाएगी। और सीएमओ रजिस्टर्ड है तो उनको आप इन्फॉर्मेंट आईडी सचिव जो सीआरएस रिवैम्पिंग हो जाएगी। तो अगर आपने ये प्राइवेट हॉस्पिटल को नहीं दिया है आईडी, वो आप स्वयं बना रहे हैं, तो आपके पास बार बार ये अलर्ट आएगा कि उसको आईडी दीजिए, और इसकी मॉनिटरिंग बीएम की आईडी से और की आईडी से भी होती है। तो उनके पास भी अलर्ट जाएगा कि एक हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल सीएमओ रजिस्टर्ड है जिसको इन्फॉर्मेंट आईडी पंचायत सचिव के माध्यम से नहीं दिया गया। ठीक है, तो ग्राम पंचायत का अगर कोई निवासी बाहर किसी और ग्राम पंचायत में होती है तो उसका रजिस्ट्रेशन
सचिव को नहीं करना है, बल्कि जहां घटना हुई है वहां पे होगा। इसी तरह से उल्टा भी हो सकता है कि कोई और ग्राम पंचायत का रहने वाला आपकी ग्राम पंचायत में आया, उसकी मृत्यु हो गई, तो रजिस्ट्रेशन आपको करना है। ठीक है, तो घटना के स्थान के आधार पे पता लगता है कि कौन रजिस्ट्रेशन करेगा। अब कितने दिन में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए? रजिस्ट्रेशन आइडियली 21 दिन के अंदर भीतर हो जाना चाहिए। और 21 दिन के अंदर ही रजिस्ट्रेशन हो सकता था, जो कि अब बढ़ा के कर दिया गया है 1 साल के अंदर। तो जो पेमेंट लेते थे वो अब होने लगेगा पेमेंट गेटवे के माध्यम से। तो पेमेंट रिसीव्ड या मैनुअल, उससे प्रॉब्लम नहीं होगी जो पहले प्रॉब्लम होती थी। तो ये एक बड़ा चेंज किया गया। फिर बर्थ रजिस्ट्रेशन अगर करना है तो बर्थ में जाएंगे, ऐड बर्थ करेंगे, और ऐड ओल्ड रजिस्टर्ड इवेंट, यानी कि पुराना कोई रजिस्टर्ड इवेंट है, हाथ से बना हुआ सर्टिफिकेट या ई डिस्ट्रिक्ट वाला है, उसको रजिस्ट्रार नए सर्टिफिकेट यानी सीआरएस में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसमें कोई डिलेड फीस नहीं लगती, ना एसडीएम का ऑर्डर लगता है। इसलिए ये सुविधा अब जनरल पब्लिक को भी दे दी गई है। जनरल पब्लिक भी एड ओल्ड रजिस्टर्ड इवेंट कर सकती है और अपना जो भी पुराना सर्टिफिकेट है उसको चेंज कर सकती है, क्योंकि रजिस्ट्रार्स काफी सारे सर्टिफिकेट को एड ओल्ड नहीं करते थे, उसमें एसडीएम ऑर्डर में मांगते थे, इसलिए ये कर दिया। एड चाइल्ड नेम, जो बच्चे का नाम है वो आप कोशिश करें कि बच्चे का नाम जब पेरेंट्स फाइनल कर लें तभी आप ऐड करो, क्योंकि 2 बार अगर वो चेंज कर रहे हैं तो उर्फ करके ही ऐड हो सकता है और पूरा पूरा नाम नहीं चेंज हो सकता है। माइनर ग्रामेटिकल एरर्स हैं, कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, एड्रेस में कुछ हो गया है, तो वो कर सकते हैं रजिस्ट्रार। और अडॉप्शन का बच्चे का रजिस्ट्रेशन, फिर एप्लीकेशन रिसीव वाला सेक्शन दिखता है रजिस्ट्रार को यानी सचिव को। जब आप इन्फॉर्मेंट आईडी देंगे, सचिव की आईडी से ही इन्फॉर्मेंट आईडी दिया जाएगा, और वहां से कोई रजिस्ट्रेशन यानी जनरल पब्लिक का भी अगर आता है तो वो एप्लीकेशन रिसीव में दिखेगा। तो सचिव को रेगुलर बेसिस पे एप्लीकेशन रिसीव भी चेक करना चाहिए। फिर डेथ में भी ऐसे ही है, एड डेथ, एड ओल्ड रजिस्टर्ड इवेंट, स्टिल बर्थ रजिस्ट्रेशन का जो विंडो है ये प्राइवेट हॉस्पिटल से लिया है। तो स्टिल बर्थ में देखिए आपको दिख रहा है एड स्टिल बर्थ, सर्च स्टिल बर्थ, एप्लीकेशन अंडर सबमिशन दिख रहा है। सचिव की आईडी पे दिखेगा एप्लीकेशन रिसीव, और इन्फॉर्मेंट आईडी पे दिखेगा एप्लीकेशन अंडर सबमिशन, यानी जनरल पब्लिक, प्राइवेट हॉस्पिटल और सहायक की आईडी जो होगी। ये सर्टिफिकेट है बर्थ और डेथ का जिसमें कि एक में साइन नहीं है, और जो साइन नहीं है वो इनवैलिड है। अगर कोई सचिव अभी भी ये प्रैक्टिस कंटिन्यू कर रहे हैं कि सर्टिफिकेट प्रिंट आउट निकाल के साइन करते हैं, तो प्लीज ये नहीं करें, क्योंकि इस क्यूआर कोड स्कैन करने पे सर्टिफिकेट पे साइन नहीं दिखेगा और दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। सो जिन्होंने नहीं अपलोड किया है वो आज इस तरह से अपलोड कर सकते हैं। सचिव का ही साइन होगा सर्टिफिकेट पे, सहायक का कहीं भी साइन नहीं होगा, बिकॉज इट इज क्योंकि रजिस्ट्रार आपके सचिव हैं। इसमें यूजर मैनेजमेंट जाना है, अपडेट प्रोफाइल करना है। अपडेट प्रोफाइल में अपडेट प्रोफाइल में जाएंगे। अपडेट प्रोफाइल में आप साइन, अपने साइन का फोटो खींचेंगे, और उसके बाद साइन का फोटो खींच के 100-120 पिक्सल का साइज का अपलोड कर देंगे साइन। ठीक है, और साथ में आप जेंडर और नाम भी चेक कर लें, ईमेल आईडी, जिससे कि ये कहीं ऐसा ना हो कि फीमेल सचिव है और मेल पड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये आज ही चेक कर लें, भले आप लोग अभी चेक कर सकते हैं ट्रेनिंग के दौरान, ताकि अगर कोई दिक्कत होगी तो मैं आपको बता सकती हूँ। तो ये डेथ सर्च या बर्थ सर्च, इसमें आपको कि बर्थ या डेथ का जो भी इवेंट हुआ है, कोई अगर आता है आपके पास कि ये इवेंट हुआ है, रजिस्ट्रेशन हुआ है, नहीं हुआ है, तो आप सर्च करके देख सकते हो। अगर नहीं हुआ है तो आप उसको नॉन अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट जारी करके साथ में आगे के लिए फॉरवर्ड कर सकते हो।
ठीक है। और ये जो सर्च का ऑप्शन है ये जनरल पब्लिक को भी अभी दे दिया गया है, जिसमें वो सर्च कर सकते हैं अगर उन्होंने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन करा रखा है कोई इवेंट का, तो उसको सर्टिफिकेट निकालने के लिए। कई बार क्या होता है कि सर्टिफिकेट खो गया, नहीं मिल रहा है, तो वो ये कर सकते हैं सर्च करके, और 6 रुपए पर ईयर के पेमेंट करके उसको डॉक्यूमेंट सर्च करके निकाल के अपना सेव कर सकते हैं। तो इसमें रजिस्ट्रार का, और कई बार क्या होता था बेनिफिशियल सर्टिफिकेट के लिए रजिस्ट्रार के पास आते थे, तो वो सर्च कर सकते हैं। पेमेंट रिसीव गेटवे, पेमेंट गेटवे आने के बाद ये वाला ऑप्शन ऑब्सोलीट हो जाएगा। फिर ये जियो है जिसमें कि पंचायत सहायक को बनाया गया है ये इन्फॉर्मेंट। इन्फॉर्मेंट आईडी देने के दो तरीके हैं। एक तो हॉस्पिटल को आईडी दे सकते हैं। हॉस्पिटल को आईडी देने का तरीका है कि प्राइवेट हॉस्पिटल को, गवर्नमेंट हॉस्पिटल तो रजिस्ट्रार है, ठीक है, प्राइवेट हॉस्पिटल जो आपके क्षेत्र में है उसको आप आईडी दे सकते हैं। ये सहायक को भी दिया जा सकता है, सहायक को अलग तरह से देंगे। हॉस्पिटल को आईडी सचिव की आईडी से मिलेगा, सचिव की आईडी से ही इन्फॉर्म दोनों आईडी मिलेंगे। इसमें आप हॉस्पिटल मास्टर में जाएंगे, न्यू हॉस्पिटल, इसमें ईमेल आईडी और नंबर वगैरह डालेंगे, यूजर आईडी जनरेट होगा। और इसमें जो है आपको जो जो आईडी जनरेट होगा इसके लिए आपको जो ईमेल आईडी और नंबर डालना है वो आप हॉस्पिटल के ओनर का डालें, ठीक है, कोशिश करें। फिर आप जो सहायक को आईडी देना है उसके केस में इसमें आपको जाना है यूजर मैनेजमेंट में। यूजर मैनेजमेंट में जाएंगे, न्यू यूजर क्रिएट करेंगे। ये सहायक की आईडी के लिए कर सकते हैं आप, सचिव को करना है ये, ठीक है। यूजर नेम के पहले एक आपको ईमेल आईडी बनाना है, c@gmail.com ऐसे बना सकते हैं, जो ईमेल आईडी यहाँ पे डाला जाएगा। उसके बाद आपको फॉर्म्स फॉर्मेट पढ़ने हैं, जितने दिखाए हैं प्रैक्टिस करना है ताकि आपको दिक्कत नहीं हो, और साथ में लाइजनिंग करनी है। इसमें प्रैक्टिस कर जितने भी आपके इन्फॉर्मेंट्स हैं, एएनएम, आशा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, प्राइवेट हॉस्पिटल, उन सबसे लाइजनिंग करके आपको ये जो है सारा ये इन्फॉर्मेशन मंगाने के लिए चैनल ओपन करना है। नहीं तो आपको पता ही नहीं होगा कि किससे इन्फॉर्मेशन आनी है, एएनएम को पता नहीं है या आशा को पता नहीं है कि आपको बताना है ये इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो पहले प्रोसेस सेट करना है ताकि आपको इन्फॉर्मेशन आना शुरू हो। और सचिव को जो आईडी देना है वो अपडेट आपको यूजर मैनेजमेंट में जाके न्यू यूजर जनरेट करना है। फिर जनरल पब्लिक साइन अप भी एक तरीका है कि जो सहायक हैं जब तक आपको आईडी नहीं मिलता, क्योंकि आईडी एक जनरेट करने के बाद यूजर नेम क्रिएट करेंगे जब सचिव, और यूजर नेम जब जनरेट करेंगे सचिव, तो प्लीज ध्यान रखें ग्राम पंचायत के नाम से करें, सहायक के नाम से नहीं, ठीक है। वो जनरेट जब करेंगे तो वो डीएम की आईडी पे जाएगा अप्रूवल के लिए, तो अप्रूवल में हो सकता है टाइम लगे, या जितने टाइम तक नहीं मिल रही है सहायक को आईडी तब तक आप जनरल पब्लिक साइन अप से भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। 21 दिन के अंदर अभी कर सकते हैं, फिर 1 साल के अंदर वाले इवेंट्स भी कर सकते हैं। जनरल पब्लिक साइन अप में आप प्रोफाइल बनाएंगे, ईमेल आईडी नंबर वगैरह डालेंगे, और उसके बाद यूजर नेम आपके पास आ जाएगा और पासवर्ड जनरेट कर सकते हैं। अब ये आपके पास एक यूजर आईडी पासवर्ड हो जाएगा। जनरल पब्लिक साइन अप में एक ठीक है, तो हर एक रजिस्ट्रेशन के ईमेल आईडी नंबर्स और जो भी डिटेल्स हैं वो फॉर्म भरते जाएंगे, वो आपका सेव आगे करते जाएंगे। सबमिट का ऑप्शन आएगा, सबमिट कर देंगे तो सचिव की आईडी पे वो एप्लीकेशन रिसीव में सेक्शन में चला जाएगा। फिर सचिव वहां से देख के अप्रूव कर देंगे, सर्टिफिकेट जनरेट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से भी रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है सहायक के माध्यम से। इसमें अपडेट करना, इसमें काफी सारे फॉर्म्स अपलोड करना होता है, वो होगा। अब जिसने अगर प्रैक्टिस नहीं की फॉर्म भरने की, तो देखिए इसके ऊपर वाले सेक्शन में अदर इन्फॉर्मेशन में है कि डिलीवरी मेथड क्या था, वेट, बर्थ वेट क्या था। तो ये अगर आपको सिर्फ आप चाहते हो कि आपको आईडी मिल जाए, तो अब ये इन्फॉर्मेशन आपको कौन बताएगा कि बर्थ वेट क्या था, जब तक आप लाइजनिंग नहीं करोगे जो इन्फॉर्मेंट्स हैं आपके मेजर, और नहीं तो आपको कोई बता नहीं पाएगा। ये आशा ही तो बताएगी, उसने तो रिकॉर्ड करके रखा है। इवन पेरेंट्स को भी नहीं पता होता है कि बर्थ वेट क्या है, ठीक है। तो कोशिश ये करनी है कि पहले आप होमवर्क कर लें, उसके बाद आईडी के लिए वो करें कि आईडी मिल जाए। आईडी मिलेगी नहीं तब भी आप जनरल पब्लिक साइन अप से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ठीक है।
फिर अगर आधार नंबर के लिए, इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ कि आधार नंबर अगर नहीं होता है तो कई बार प्रॉब्लम क्या आती है कि ग्रामेटिकल एरर्स हो जाती हैं, कुछ एड्रेस गलत लिख दिया। तो इसलिए इसमें ये भी है कि डिक्लेरेशन में आपको टिक करना है कि आधार डिटेल अवेलेबल नहीं है इस पेशेंट की। मतलब आधार के बिना ऐसा नहीं है रजिस्ट्रेशन नहीं किया जा सकता, बट ये डिक्लेरेशन पे टिक करना पड़ेगा। ठीक है, ये कुछ लेटर्स हैं कि पंजीकरण की स्थिति पुअर है या कम है, उसके लिए क्या ग्रामीण क्षेत्र में कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं। काफी सारी ग्राम पंचायतें हैं, करीब 24,666 866 हैं जिन्होंने बर्थ रजिस्ट्रेशन नहीं किया लास्ट ईयर। 9,999 है जिन्होंने मृत्यु पंजीकरण नहीं किया। तो ये स्थिति काफी खराब है। मतलब इससे इससे क्या होता है, ओवरऑल परसेंटेज यूपी का पुअर हो जाता है। तो जो भी सचिव जुड़े हुए हैं वो भी, और सहायक जो है वो भी, दोनों को ही मिलके काम करना है। जितने भी आपके यहाँ इवेंट होते हैं जन्म या मृत्यु के, सबको पंजीकृत करना है। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हैं। मैं आप लोगों को अनम्यूट कर देती हूँ। इससे रिलेटेड कुछ प्रश्न पूछना है तो पूछ सकते हैं। हेलो। किया है ना। अच्छा, और प्राइवेट हॉस्पिटल जैसे इन्फॉर्मेंट है तो वो लीगली इन्फॉर्मेंट है, और उसने अगर कोई सूचना दी है गलत तो वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है। आप उसमें जन्म का स्थान या मृत्यु का स्थान, प्राइवेट हॉस्पिटल का नाम डाल रहे हो, ठीक है। अगर कोई झोला छाप है तो उसको तो हम प्राइवेट हॉस्पिटल मान नहीं रहे, वो तो झोला छाप है। जी तो उस केस में आपको वेरीफाई करना है वहां जाके, ठीक है, कि ये घटना हुई थी कि नहीं हुई थी। आस पड़ोस में भी पूछ सकते हैं, पता होता है लोगों को, जी। ठीक है। जैसे तो मगर जो मैडम लीगल अगर आशा इन्फॉर्मेंट्स है है, नम जी आशा एएनएम, आशा एएनएम जो भी इंफॉर्मेशन देंगी, जैसे आशा तो ज्यादातर आपको देगी इंफॉर्मेशन घर में हुई डेथ हो या बर्थ की, तो आप उसको वेरीफाई कर सकते हो। एएनएम जो देगी सब सेंटर का देगी, और सब सेंटर के रजिस्टर्स होते हैं, ठीक है। तो आपके जो सहायक हैं उनको बोलिए कि रैंडम चेक करें। इसीलिए मैंने बोला कि सहायक सहायक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है लाइजनिंग करने की, ताकि देखिए आपको पता होता है कि कौन इंफॉर्मेशन गलत दे सकता है। अगर आप उन लोगों को जानते हैं, अगर आप उनसे कभी मिल ही नहीं रहे हैं और आप उनकी इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे रजिस्ट्रेशन कर देंगे, तो फिर वहां प्रॉब्लम आ सकती है। पहले आपको देखना पड़ेगा, लोगों को परखना पड़ेगा, ठीक है। अपनी तरफ से मैडम एक समस्या वेरिफिकेशन और करना आती रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आईडी। जी है। मैडम एक समस्या और आती है। समस्या जी। ये आती है कि आशा एनएम और आंगनवाड़ी का मैडम सहयोग नहीं मिल पाता है पूरा। देखिए, सहयोग तो दोनों तरफ से करना पड़ेगा ना। वो लोग भी अपने काम में व्यस्त रहते हैं, ठीक है। उनके पास भी काफी काम रहता है। सिर्फ उनका ये नहीं होता, उनका एंटीनेटल चेकअप से पोस्ट नेटल, और बच्चा जब तक 6 महीने का नहीं हो जाता तब तक वो फॉलो अप करती हैं। तो कोशिश ये करनी पड़ेगी कि वो पंचायत भवन तक उनको आने की जरूरत ना पड़े। आपके सहायक भी उनसे लाइजनिंग करें, उनके क्षेत्र में जब वो बीएचएनडी करती है तब वो उनके पास जाए, तो एटलीस्ट वो दोनों तरफ से होगा ना। वो भी, उनके पास भी 10 रजिस्टर होते हैं मेंटेन करने के लिए, अकेली होती है वो, ठीक है। हेलो। और मैडम जैसे 1 साल के ऊपर जो रहते हैं तो मैडम जी, उसमें तो एक्चुअल डेट तो क्लियर हो नहीं पाती है, चाहे डेथ का हो चाहे बर्थ का हो। तो उसके केस तो में तो जो आप बेनिफिशियरी ने जो दिया है उसके जो बेनिफिशियरी चाहता है, जो डेट ऑफ बर्थ या डेट ऑफ डेथ लिखवा रहे हैं, उसको वेरीफाई करना है। पास पड़ोस के लोगों से, जो भी जितना भी आप गवाहों से पूछ सकते हैं, उसके बेसिस पे आप एक जांच आख्या लगा के एसडीएम को भेज देंगे। एसडीएम जैसे भी आपको इंस्ट्रक्शन दे वो आपको मैडम सही तो ये रहता है कि उनके परिवार के सदस्यों तक को नहीं पता रहता कब एक्सपायर हुए हैं, कब वो वो बात अगल सही बगल है, कैसे लेकिन पता जो रहता भी है। लिख के दिया है, जो भी डेट लिख के दिया है, आपको उसी के बेसिस पे जो भी गवाह है उनसे पूछ लेना है। जो वो बोल रहे हैं वो अपनी जांच आख्या में लिख के आपको एसडीएम को भेज देना है, ठीक है। अगर जी क्रिमेशन मैडम। का या आपके परिवार रजिस्टर में कहीं कुछ लिखा है तो उसको भी आप भेज सकते हो। मैम मेरे यहाँ एक 1950 का आया है मृत प्रमाण पत्र बनने के लिए। जी, मैम इस केस में क्या करें? जो 1950 का आया है वो, उसने कुछ तो एविडेंस दिए होंगे ना। मैडम एविडेंस तो कोई नहीं है। तो कोई नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। आप एविडेंस जनरेट करने के लिए नहीं हो, आप एविडेंस को वेरीफाई करने के लिए हो, ठीक है। एविडेंस आप बोलिए बेनिफिशियरी को कि आपको साक्ष्य देने पड़ेंगे। आप साक्ष्य दोगे, उसको हम वेरीफाई करेंगे और अपनी जांच आख्या लगा के एसडीएम को भेजेंगे। आप थोड़ी ना क्रिएट करोगे, आप ना गवाह क्रिएट कर सकते हो ना कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट, ठीक है। मैडम मैम ऐसे सब मैम हमारे हमारे बीच डाल देते हैं। मैम मैम हमारे प्रतापगढ़ में सर मैडम वो एक ट्रेनिंग लिए थे तो उन्होंने बताया था कि शपथ पत्र पर ही वो लिया जा सकता है कि उनके पास साक्ष्य नहीं है, 10-20 साल पुराना है
पत्र भी लिया जा सकता है कि ये डेट ये है। देखिए आपको तो जो भी उनके पास अवेलेबल है वो लेके एसडीएम को भेज देना है, और एसडीएम डिसीजन लेंगे कि भाई हाँ इसका करना है पंजीकरण, ये नहीं करना है, अनुमति वही देंगे। मैम एसडीएम साहब लिख देते हैं, इसका जांच करके भेजिए। जांच कैसे किया जाएगा? एसडीएम 19 अब सुनिए, ये जो आप लोगों का कॉमन क्वेश्चन है, ये एसडीएम वाला है ना, एसडीएम आप लोग सुनिए तो आप में बात मत करिए। अभी तक मान लिया मार्च वाला जी मैडम बताइए, सुन रहे हैं। बात मत करें। हाँ बोलिए मैम। मैं कह रही हूँ कि जो एसडीएम वाली प्रॉब्लम है, एसडीएम्स की ट्रेनिंग बहुत अभी प्रॉपरली की गई है। अगर कोई ऐसा इंसिडेंस हो भी रहा है तो आप डीएचएस मीटिंग में, डीएम की मीटिंग होती है, उसमें डीपीआरओ जी को आप भेज दीजिए कि ये पेंडिंग है रजिस्ट्रेशन, काफी टाइम से 1 साल के ऊपर वाले इवेंट्स हैं, एसडीएम की साइड से परमिशन नहीं आया, तो वहां पे ये मुद्दा उठाएंगे। वो डीएचएस होती है हर महीने, ठीक है। मैम ऐसा कोई नियम नहीं है बस कुछ ही साल का सिक्योरिटी बना पाए बाकी न बन पाए। जैसे 1986 1985 का आ जाता है और डेट लिख देते हैं 1/12/85, हम लोग क्लियर हो नहीं पाता, घर वाले पूछते हैं 6 महीने तो याद ही नहीं रहता, तो 1985 कैसे, और दबाव बनाते हैं कि मेरा बना दिया जाए, कैसे बने? आप उनको बोलिए कि आप उनको बोलिए कि आप जो है शपथ पत्र या जो भी एविडेंसेस है वो ला के दीजिए, हम एसडीएम को भेज देते हैं, हमारे हाथ में कुछ नहीं है, एसडीएम परमिशन दे देंगे, हम कर देंगे। मैम इसे सिर्फ वो 10 रुपए की स्टाम्प पेपर बयान हरफी लिख के भेज देते हैं, एसडीएम साहब पास भेजते हैं, करते हैं कि आप जाइए लिखिए घर पे गए थे ये सही है। मैम कैसे कोई भी तो कोई हम अपने ही घर पे मान लीजिए कुछ हो जाता है, मतलब 1 साल 6 महीने में भूल ही जाते हैं डेट कब हुआ था, लेकिन तो आप अपनी जांच चाख्या में जो भी आपको मिल रहा है वो लिख के भेज दीजिए एसडीएम को, फिर तो फाइनल डिसीजन तो एसडीएम का है ना, आपका डिसीजन नहीं है, ना ही आपको कंप्लीट करना है एविडेंस। मैम एसडीएम साहब घुमा देते हैं लोग ऊपर। आप योगेश रहे नहीं उसका सत्यनारायण की गायब कर दी हमारे तो एक काम करिए, डीएचएस मीटिंग में डीपीआरओ को बोलिए कि ये मुद्दा डिस्कस कर लें, स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट का नियम होते हैं उसमें।